नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 27 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फरवरी 2024 में WTO की मंत्री स्तरीय बैठक किस स्थान पर होने जा रही है? तो इसका आयोजन किया जाएगा UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में। सऊदी अरब में होने वाली WTO की मंत्री स्तरीय बैठक 13 में भारत यूरोपियन यूनियन की ओर से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम पर कार्बन टैक्स लगाने के मुद्दे को उठाएगा। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 23 फरवरी 2024 को रायसीना डायलॉग कार्यक्रम से जुड़े संवाद में कहा कि CBAM हमारे लिए चिंता का विषय है। भारत WTO के मंच पर इस मसले को उठाने के साथ ही यूरोपियन यूनियन यानी EU से द्विपक्षीय स्तर पर भी बातचीत करेगा। EU द्वारा वर्ष 2026 से कार्बन टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है। इससे भारत से निर्यात होने वाले स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम जैसे कई आइटम पर कार्बन टैक्स देना होगा। CBAM से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सभी विकासशील देश प्रभावित होंगे, क्योंकि अभी इन देशों में औद्योगिक उत्पादन के लिए मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन का ही इस्तेमाल होता है। हरित ईंधन के इस्तेमाल से इनकी लागत में बढ़ोतरी होगी। विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अंकोजी इवोला इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो नाइजीरिया से हैं। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। 164 इसके सदस्य देश हैं, जिसमें सबसे नवीनतम 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान 164वां सदस्य बना था। WTO में भारत के राजदूत की बात करें तो ब्रजेंद्र नवनीत वर्तमान में भारत के राजदूत हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2024 से सेंथिल पांड्यासी भारत के नए राजदूत होंगे, क्योंकि 31 मार्च 2024 को ब्रजेंद्र नवनीत का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। WTO की मंत्री स्तरीय बैठक की बात करें तो इसकी जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 है वो अबू धाबी में UAE में 26 से 29 फरवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी। ठीक है, और इसकी पहली बैठक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1 सिंगापुर में 1996 में हुई थी। फरवरी 2024 में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में अपना प्रथम सौर परियोजना का वाणिज्यिक संचालन किस स्थान पर आरंभ करने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान में आरंभ हुआ है। राजस्थान के छत्तरगढ़ में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की 70 मेगावाट की प्रथम सौर परियोजना 21 फरवरी 2024 को वाणिज्यिक संचालन का कार्य शुरू हो गया है। छत्तरगढ़ की प्रथम सौर परियोजना के परिचालन से NTPC समूह की कुल स्थापित क्षमता 73,758 मेगावाट हो गई, यानी लगभग 70 गीगावाट के करीब पहुंच गई है। ठीक है, वर्तमान में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड 17 परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इनकी कुल क्षमता 6,000 मेगावाट से अधिक है। NTPC की बात करें तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 73 गीगावाट से अधिक है। मई 2010 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बना है, तो ये बना है फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा घोषित हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 कन्वेंशन संख्या है 190 को अनुमोदित करने वाला पहला एशियाई देश फिलीपींस बना है। कन्वेंशन नंबर 190 की पुष्टि करके फिलीपींस दुनिया के 37 अन्य देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने कार्यस्थल पर हिंसा उत्पीड़न के खिलाफ कन्वेंशन को अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 1946 में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित पहली विशिष्ट एजेंसी ये बन गया था। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। भारत और ILO की बात करें तो भारत ILO का संस्थापक सदस्य देश है। भारत में ILO का पहला कार्यालय 1928 में स्थापित किया गया था। भारत ने 8 प्रमुख मौलिक ILO कन्वेंशनों में से 6 की पुष्टि की है, जिनमें से 2017 में 2 कन्वेंशनों की पुष्टि की थी, जिसमें न्यूनतम आयु कन्वेंशन 1973 कन्वेंशन नंबर है 138 और बर्स्ट आर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 जिसका नंबर है 182। इन दोनों को 2017 में मंजूरी दी थी। ILO के 8 मुख्य कन्वेंशन कौन से हैं? तो सभी के नाम ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से ऊपर के जो 6 हैं इनको भारत समर्थन दे चुका है। ठीक है, यानी भारत इनका सदस्य है, जबकि नीचे के जो 7वां और 8वां है इनको भारत ने अभी समर्थन नहीं दिया है, तो ये भारत में अभी लागू नहीं होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त हुए हैं हाल ही में AS राजीव।
केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका गठन 11 फरवरी 1964 को के संथानन की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया था। आयोग में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। सीवीसी किसी भी मंत्रालय या विभाग के अधीन नहीं है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अवकाश प्राप्ति के बाद आयोग के ये पदाधिकारी केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक इनका कार्यकाल होता है। पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन थे? तो निट्टूर श्रीनिवास रावू। ये 1965 में पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त बने थे। और वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अन्य सदस्य कौन है? तो श्री अरविंद कुमार और एएस राजीव इसके सदस्य हैं। ठीक है। संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती मनाई गई है। तो ये मनाई गई है उपरोक्त दोनों ही दिन, यानी कि 23 फरवरी और 24 फरवरी को। गुरु रविदास जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा को होती है। 2024 में यह 23 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे से 24 फरवरी की शाम लगभग 6 बजे तक मनाई गई है। गुरु रविदास की जन्म की ये 647वीं वर्षगांठ थी और ये 23 से शुरू होकर के 24 फरवरी तक मनाई गई है। गुरु रविदास जी जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है, तो इनकी बात करें तो इनका जन्म 377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी के शेर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। इनके जन्म के काल को लेकर के विद्वानों के बीच विवाद है। ठीक है। रविदास या रैदास 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान भक्ति आंदोलन के एक भारतीय रहस्यवादी कवि संत थे। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किए गए हैं। संत रविदास ने अपने दोहों और पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। संत रविदास ने अपनी कविताओं के लिए जनसाधारण की भाषा यानी ब्रजभाषा का प्रयोग किया। साथ ही अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और रैता यानी उर्दू फारसी शब्दों का भी मिश्रण इन्होंने किया। स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा के महान संत हैं। संत रविदास उनके शिष्य थे। संत रविदास जो संत कबीर के समकालीन और गुरुभाई माने जाते हैं। राजस्थान की कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई उनकी शिष्य थी। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शहबाज शरीफ बने हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। पाकिस्तान में सरकार के गठन के लिए नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच समझौता हो गया है। समझौते के तहत नवाज शरीफ पार्टी के प्रमुख शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे। पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है, उर्दू यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है और अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। मुद्रा की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। 6G विजन को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने किसके साथ साझेदारी की है? तो साझेदारी की है नोकिया के साथ। 6G विजन को आगे बढ़ाने के लिए दिग्गज टेक कंपनी नोकिया और इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलुरु ने साझेदारी की है। नोकिया और IISc बेंगलुरु में कंपनी की नई 6G लैब में एक साथ मिलकर काम करेंगे। इसमें इनका मकसद अनुसंधान के 3 मुख्य क्षेत्रों में अनुप्रयोग पर काम करना है, जिसमें 6G रेडियो टेक्नोलॉजी, 6G आर्किटेक्चर और 6G एयर इंटरफेस में मशीन लर्निंग शामिल हैं। अक्टूबर 2023 में नोकिया ने बेंगलुरु में अपने ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में 6G लैब का उद्घाटन किया था, जिसका लक्ष्य 6G के मौलिक प्रौद्योगिकियों और अभिनव उपयोग के मामले में विकास में तेजी लाना था। नोकिया की बात करें तो नोकिया कॉरपोरेशन फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी है और इसका मुख्यालय हेलसिंकी शहर में है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है, भारत में प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह दिवस केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की स्थापना के लिए समर्पित है। पहली बार यह 1944 में मनाया गया था। 20 फरवरी 2024 को भारत के लेह लद्दाख में पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 का आयोजन किया गया। इसमें भोपाल के 2 व्यक्ति भगवान सिंह और महेश खुराना मैराथन के विजेता बने हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में 26 से 29 फरवरी तक होगा। यह मोबाइल उद्योग के लोगों को एक साथ लाती है। इसकी मेजबानी GSMA द्वारा की जाएगी,
जो दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्किंग ऑपरेटरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला वैश्विक संघ है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत मिनीरत्न कंपनी SJVN लिमिटेड ने टिकाऊ ऊर्जा समाधान के लिए 23 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अपने 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन के सफल वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के GDP की वृद्धि दर लगभग 6.75 से 6.8 रहने का अनुमान लगाया है। जैनसिता कल्याण को महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण के दौरान भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनाया गया है। वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन के मध्य में दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा सांप खोजा है। नया खोजा गया सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा, जिसे वैज्ञानिक रूप से यूनेक्टस अकाइमा नाम दिया गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने भारत की पहली गतिशक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित करने के लिए IIM शिलांग के साथ सहयोग या समझौता किया है। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मल्टी लॉजिस्टिक्स में अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। विश्व शांति और समझ दिवस हर साल 23 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर 34 वर्षीय के होयसला का बेंगलुरु में तमिलनाडु के खिलाफ मैच के बाद कार्डियक अरेस्ट यानी हृदयघात से इनका निधन हो गया। 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 550 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी, जिसमें रूफटॉप प्लाजा और सिटी सेंटरों सहित सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए जाएंगे। 1990 में विश्व कप फाइनल में पश्चिमी जर्मनी के लिए विजयी गोल करने वाले एंड्रियास ब्रेहम का 63 साल की उम्र में निधन हो गया। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए 200 से अधिक ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए 19,000 करोड़ रुपए के समझौते को मंजूरी दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 में 12,000 से 13,000 किलोमीटर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की उम्मीद है। 2023-24 के लिए यह लक्ष्य 13,813 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2014 में 91,287 किलोमीटर से 60% बढ़कर 2023 में 1,46,145 किलोमीटर हो गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 27 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।